नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज का जो दौर चल रहा है वो डिजिटल क्रांति का युग है। सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त तक हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल क्रांति का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही हमारे रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए आजकल डिजिटल क्रांति की सख्त जरूरत है। एक तरफ जहां डिजिटल क्रांति का दौर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो इसी विषय पर आधारित है आज का हमारा ये खास कार्यक्रम। साइबर जागरूकता को लेकर भी ये कार्यक्रम केंद्रित है। किस तरीके से साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और इन साइबर फ्रॉड के बीच में हम किस तरीके से डिजिटल तौर पर जागरूक रहें, इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान और इस विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपको उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ अनिल टाकसर हैं। आप पूर्व उप महाप्रबंधक रह चुके हैं भारतीय स्टेट बैंक में। साथ ही आप बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में फैकल्टी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद विकास जी। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले पिछले 8-10 सालों की बात करी जाए तो डिजिटल क्रांति का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ डिजिटल क्रांति का दौर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ डिजिटल क्रांति के इस दौर में दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। इस सफर को, पिछले 8-10 सालों के सफर की बात करी जाए तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? विकास जी, आपने बहुत सही विषय को चुना है और मुझे लगता है कि अगर पिछले 10 वर्षों की हमारी यात्रा को हम देखें, चाहे वो यात्रा सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर हो, कहीं ना कहीं जो है हमें लगता है कि डिजिटल क्रांति ने हमें हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही हम किसी डिजिटल क्रांति के दौर में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसके दुरुपयोग की संभावना को भी देखना पड़ता है जी। और उस समय बहुत दुख होता है विकास जी, जब किसी हमारे किसी साथी का ज़िंदगी भर की कमाई हुई मेहनत की कमाई जो है वो चंद छोटी सी गलतियों से उन साइबर फ्रॉडस्टर्स के हाथों में चली जाती है। और इससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, इससे एक पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। और व्यवस्था को इस मायने में मैं आपको साझा करूंगा कि आज के ज़माने में जब पूरा विश्व जो है एक गांव बन चुका है और विकास की दर के लिए हमें डिजिटल के साथ में आगे बढ़ना ही होगा। बिल्कुल। हम अगर अपनी यात्रा को 2G से देकर के 3G, 4G, 5G तक देखें तो वो दौर जो है वो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। जी बिल्कुल, डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये दौर है। बिल्कुल, ये किसी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिस फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, वो किसी राज्य की, किसी देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। और कई तरीके के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो सेमिनार होती है, जो सम्मेलन होते हैं, उसमें सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट रहता है उसमें ये डिजिटल क्रांति और ये डिजिटल क्रांति की जो दुरुपयोग हो रहे ये रखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप याद करेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम के अंदर अपना महत्वपूर्ण समय जो है इसी विषय के ऊपर केंद्रित किया। उद्देश्य उनका यही था कि किसी तरह आम जो जनमानस है, आम जो नागरिक है, प्लस हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो इसके बारे में अवेयर होए और इसके जो फ़ायदे हैं जो विकास के ऊपर केंद्रित हैं उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज के कुछ साल पहले की बात देखें तो बैंकिंग खाता होना जो है वो एक लग्जरी हुआ करता जी बिल्कुल। लेकिन जब से जनधन योजना के खाते खुलना शुरू हुए, आज की तारीख में अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो लगभग 54 करोड़ खाते जो हैं वो जनधन के खाते में जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं जिनका पैसा सीधे जो है लाभार्थियों के खाते में जाता है। वित्तीय समावेशन को जिस तरीके से मजबूत करते जा रहे हैं, उसी का दुरुपयोग भी हो रहा है उसमें। बिल्कुल निश्चित बात एक तरफ सरकार वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों में खाते खोल रही है, दूसरी तरफ से बैंकिंग, जो कई रिपोर्ट्स आई है जिसमें साइबर फ्रॉड में सबसे ज्यादा जो है वो बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले सामने आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप ये निश्चित मानिए कि विकास का जो रास्ता है या विकास का जो रथ है वो बैंकिंग खाते से शुरू होता है। और इसी चीज़ को हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे, हमारी जो सरकारें हैं, उन्होंने इस दिशा में सोचा
और आज हम एक लगभग हर एडल्ट का बैंक खाता जो है उसके एक स्तर तक हम पहुंच चुके हैं जी। और ये और जानकर के आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी एक सुखद आश्चर्य हुआ था कि लगभग 65-66% जो है हमारे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के खाते जो हैं वो जनधन के अंदर। जी। और दूसरा पहलू जो और भी बेहतरीन पहलू है, क्योंकि नारी शक्ति जो है, महिला जो है वो ना केवल सामाजिक विकास की धुरी होती है बल्कि वो परिवार को भी आगे बढ़ाती है। एक परिवार को नहीं, 2 परिवार को आगे बढ़ाती है। तो जनधन के जितने खाते हैं उसमें लगभग 56% खाते जो हैं वो महिलाओं के हैं जी। और जितनी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे लाडो योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, वो कहीं ना कहीं सीधे उनके खातों को जोड़ती है। लेकिन एक खतरा भी उन महिलाओं के साथ में रहता है, उन पुरुष वर्ग के साथ में भी रहता है कि कहीं उनका ये पैसा जो है उनके लिए कहीं किसी फ्रॉडस्टर के हाथ में ना चला जाए। उसके लिए बहुत सावधानियां जरूरी है और मुझे विश्वास है कि आज की जो हमारी चर्चा है जी, वो हमारे प्रयासों को एक गति प्रदान करेगी और हम सही राह के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, सावधानी और जागरूकता के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस युग में किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड के जो केस है वो आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कौन से केस आ रहे हैं? डिजिटल फ्रॉड के केसेस के अंदर मैं आपको अगर थोड़ा सा इतिहास में जाऊं, जहां से साइबर फ्रॉड की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले साइबर फ्रॉड की शुरुआत जो है इन्होंने उस माध्यम को जो अपनाया वो ईमेल का माध्यम अपनाया था, जिसे साइबर वर्ल्ड के अंदर विशिंग के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद में इन्होंने उसको फिशिंग कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने विशिंग किया, जहाँ पे टेलीफोन कॉल कर करके ये लोग आपकी जानकारी को चुराने का प्रयास करते थे। इनका उद्देश्य केवल ये रहता था कि आपकी पर्सनल जो वित्तीय जानकारी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आपके खाते की संख्या है, जिसके अंदर आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के विवरण हैं, वो किसी न किसी तरह उन तक पहुंच जाए। और आजकल सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, आधार पैन कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड बैंक खाते से लिंक है। तो मतलब अगर मोबाइल नंबर किसी के पास में पहुंचता है तो उसके पास में अप्रत्यक्ष तौर पे सारी चीजें आ जाती हैं, सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी आप, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत ही दूरदर्शी प्रयास था जिसे हम लोग जैम के नाम से जानते हैं। जनधन खाता होगा, आधार होगा और मोबाइल होगा। उसके फायदे बहुत हुए। आर्थिक विकास के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था जो है आज विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर आती है। लेकिन साथ में आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर व्यक्ति के पास में और फ्रॉडस्टर्स के पास में भी वो डेटा जो है किसी न किसी रूप में पहुंच जाता है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज ए मीडिया होने के नाते, एज ए बैंकर होने के नाते, एज ए हमारे किसी न किसी व्यवस्था का अंग होने के नाते कि हम हमारे साथियों को, हमारे जो सीमांत कृषक हैं, हमारे जो नारी शक्ति है, हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको हम जागरूक करें ताकि वो इन खतरों से बचते हुए हमारे देश को एक बहुत ही विकास के दौर में आगे ले जा सके। जी सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% से ज़्यादा जो मामले अभी देखे जा रहे हैं वो साइबर फ्रॉड से ही संबंधित है। तो क्या जो ये फ्रॉड करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनके लिए क्या ये सॉफ्ट टारगेट है? क्या ये इतना ईजी है एक तरीके से? क्या इतना सरल है कि आप आराम से डिजिटल क्रांति का दुरुपयोग कर सकते हैं? विकास जी, जबकि थोड़ा इतने बैरियर्स बनाए गए डिजिटल क्रांति को मजबूत करने के लिए, तो उनके पास में ऐसा कुछ क्या है जो हमारी जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो नहीं कर पा रहे? इसमें विकास जी, अगर आप कुछ समय पहले जाएं तो वहाँ पे अपराध की दुनिया के अंदर फिजिकल संपर्क बहुत ज़रूरी हुआ करता था। लेकिन जब से ये साइबर स्पेस की दुनिया आई है, जब से नेट की दुनिया आई है, आज हम 5G के अंदर हैं। और अगर आप याद करेंगे तो आज विश्व के अंदर डिजिटल यूज़ के अंदर भारत जो है वो अग्रणी देशों में से एक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है उसके लिए एक असेट्स का काम करती है। लेकिन निश्चित रूप से फ्रॉडस्टर्स के लिए भी वो चीज़ उतनी ही चुनौती भरी होती है। उनके लिए उपलब्धता जो है वो हमारी अगर वित्तीय जानकारी उन तक पहुंच गई, और एक मानव स्वभाव भी होता है विकास जी, आप एग्री करेंगे कि कई दफ़े हम हमारी वित्तीय जानकारियों को, हमारे मोबाइल नंबर को, अकाउंट्स नंबर को हम लोग साझा कर लेते हैं जस्ट थोड़े से कैशबैक के लिए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कई सारे वॉलेट्स थे जिन्होंने कैशबैक दे करके अपने विस्तार, अपनी पहुंच को विस्तार दिया था। तो वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो उपभोक्ता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कम से कम लिंक ना करें, किसी भी लालच में नहीं है, किसी भी लालच में ना आए। मोबाइल नंबर आज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें विकास के दौर में आगे बढ़ना है, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो,
चाहे समाज का, चाहे राष्ट्र का विकास हो, हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो जैम की एक अवधारणा है, उस जैम की अवधारणा पे आपने सही कहा कि आधार नंबर सबके पास उपलब्ध है, लेकिन आप निश्चित मानिए कि जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, जितने भी बैंक हैं, चाहे भारत का सबसे अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, वो कभी भी अपने उपभोक्ताओं के, अपने ग्राहकों के हितों से समझौता नहीं करते। बिल्कुल। जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सिक्योरिटीज़ है, वो सिक्योरिटीज़ हम किसी भी लागत के ऊपर अवेलेबल करते हैं। रिजर्व बैंक को आपने देखा होगा, नाबार्ड को आपने देखा होगा कि वो वित्तीय साक्षरता के हर व्यक्ति जागरूकता बढ़ाने के लिए साक्षरता सप्ताह मनाते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे सोच यही है, और सबसे बड़ी सोच यही है कि हम जो हमारी एक मानव कमजोरी है कि उस लालच से हम दूर रहें, हमारी व्यक्तिगत जानकारियों को कभी किसी के साथ साझा ना करें, और अगर कभी इस तरह की नौबत आ भी जाती है तो उनके जो भय वो एक तरह से पैदा करते हैं, उस भय के आवरण से वो दूर रहें। जी बिल्कुल। आप इतने सालों से बैंकिंग के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा बैंकिंग धोखाधड़ी के ही केस सब सामने आए अब तक की रिपोर्ट में। सर, जैसे किसी भी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसमें क्या कुछ ब्याज दरें चल रही है, हम सर्च इंजन पर जाकर जब सर्च करते हैं तो जो साइट्स खुद हैं उनकी क्लोन साइट्स बनी हुई है, तो हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सी वाकई में ओरिजिनल उस बैंक की साइट है, और हम उसके चक्कर में किसी और साइट पे चले जाते और अपनी इंफॉर्मेशन वहां देते थे। तो आपसे मुझे ये जानना है, क्या ऐसा कुछ पर्टिकुलर साइट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उपभोक्ता देखते ही पता लगा ले कि हाँ ये साइट ओरिजिनल है, देखिए ऑथेंटिक है, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी आप, कि ये ना केवल बैंकिंग तंत्र के लिए बल्कि जितने भी वित्तीय तंत्र हैं उन सब के हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी इस तरीके से उपलब्ध हैं गूगल सर्च पे या किसी भी सर्च इंजन पे, जहां से वो लोग सीधे फ्रॉडस्टर्स के साथ में लिंक हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे जो वेबसाइट हैं जिनके आगे HTTPS लिखा होता है, उन वेबसाइट के ऊपर हम ध्यान रहें। उसके अलावा जो संबंधित आपका कोई भी बैंक है या वित्तीय संस्थान है, उसके हेल्पलाइन नंबर को आप अपने यहाँ सुरक्षित रखें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको किसी फ्रॉडस्टर के साथ में, किसी साइबर क्राइम करने वाले, ठगी करने वाले अपराधी के साथ में जोड़ दे, और एक दफ़ा जुड़ने के बाद में फिर उनके चुंगल से बाहर निकलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और इसी वजह से भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, और वो निर्णय बहुत जल्दी लागू भी होने वाला है, कि सारे वित्तीय संस्थानों के जो नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं, वो 1600 से प्रारंभ होंगे, और उस दिशा के अंदर बहुत तेज़ी से कार्य बढ़ रहा है। जैसे 1800 पे टोल फ्री रहते हैं, वैसे 1600 से ही आरंभ होंगे। वित्तीय संस्थान जो हैं उनके नंबर यूनिफॉर्मिटी रहेंगे, ताकि आम आदमी को ये पता रहे कि ये जो कॉल हमें आ रहा है या जिसको हम कॉल कर रहे हैं वो सही वित्तीय संस्थान के अंदर कॉल हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारी जानकारी जो है किसी गलत हाथों के अंदर ना पड़ जाए। वैसे मैं यहाँ पे आपको और स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी बैंक, कोई भी वित्तीय संस्थान जो है कभी भी आपकी पर्सनल जानकारी को आपके साथ में टेलीफोन पे या उस तरीके से साझा करने के लिए नहीं कहता है। जब किसी भी कस्टमर बैंकिंग की रिलेशनशिप बनती है, उस समय RBI की तरफ से जो KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, नो योर कस्टमर्स, वो उनके पास पहले से उपलब्ध होते हैं। तो एक शक जो है वो आम आदमी के मन में उसी समय आ जाना चाहिए, अगर आपसे कोई जानकारी जो है साझा करने के लिए कोई बैंक अधिकारी बनके या CBI अधिकारी बनकर के आपसे कोई जानकारी मांगता है। कभी भी कोई बैंक आपसे OTP भी शेयर करने के लिए नहीं कहता है। तो अगर कोई आपसे OTP मांगता है तो आपके मन में उसी समय एक संशय खड़ा हो जाना चाहिए कि मेरा बैंक तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। सर, हर व्यक्ति जागरूक रहने के लिए बहुत कुछ करता है और जागरूक भी है, लेकिन फिर भी कई बार इन जो साइबर फ्रॉड करने वालों के चक्कर में फंस जाता है। चोट लगती है तो प्राथमिक उपचार किया जाता है, साइबर चोट लगती है तो सबसे पहले कौन सा उपचार किया जाए? विकास जी, आपने मेरे दिल की बात को कह दिया। मैं चाहता था कि अपन इस विषय के ऊपर जरूर आए, क्योंकि चोट लगने के बाद में कुछ समय में चोट ठीक हो जाती है, लेकिन इस तरीके के जो वित्तीय अपराध होते हैं, ये तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरीके से आपको तोड़ के रख देता है, और ना केवल आपको तोड़ता है बल्कि आपके परिवार को भी तोड़ देता है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, हमारे दर्शकों ने भी ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे, जब उनके मिलने वालों में, मित्रों में, रिश्तेदार के अंदर जो है वो OTP शेयर करके, लिंक करके, और अभी हाल के अंदर जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ सामने आई है कि बिना OTP शेयर किए भी इस तरीके के अपराध हो रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो सामान्य, एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा
कि कुछ ऐसी फाइलें होती हैं, कुछ ऐसे लिंक होते हैं जो हम लोगों को कभी डाउनलोड नहीं करने चाहिए। ख़ास तौर से .apk है, स्काइप है, ये इस तरीके के ऐप हैं जिनको कभी भी हम लोगों को डाउनलोड नहीं करने चाहिए। और सामान्य बोलचाल की भाषा में फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर केवाईसी का मतलब होता है, विकास जी आप भी जानते जी, हैं, बिल्कुल। नो योर कस्टमर। बिल्कुल। लेकिन अगर साइबर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो केवाईसी का एक नया मायने होते हैं, नो योर क्लिक। अच्छा। नो योर क्लिक का मतलब है कि जब कभी भी आप किसी भी क्लिक को, जो भी आपको प्राप्त हुआ है साइबर स्पेस में, इंटरनेट पे, उस पर आप तब तक क्लिक मत करिए जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि वो क्लिक जो है, आपका सेंडर जो है वो बिल्कुल कोई authentic जिम्मेदार हो। व्यक्ति जी। है, ऑथेंटिकेटेड है। कई दफ़े आजकल अभी आपको शायद आपकी जानकारी में भी होगा, हमारे दर्शकों की जानकारी में भी होगा कि कुछ जो हैं इम्पर्सनेट के केसेस भी आते जी। हैं, डीप फेक के केसेस भी आते हैं, जहां पर वो आपकी आवाज़ को कॉपी करके आपके रिश्तेदार बन के, आपके सीनियर एम्प्लॉयर या बॉस बन कर के आपको इस तरीके के मैसेज करते हैं जिससे आप उनके प्रभाव में आकर के वो पैसा या अपने अकाउंट की जानकारी उनके साथ साझा लेकिन करें। सिर्फ बैंकिंग धोखाधड़ी की ही बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी से जूझ रहे हैं, उसमें क्या कुछ किया जाए? किसी के बैंक के अकाउंट से अचानक से 1-2 लाख रुपए वो फ्रॉड हो जाए, तो उसके बाद में सबसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए, और उसके बाद में उन पैसों की वापस से प्राप्ति कब होगी, उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। पहले तो मैं, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि सभी बैंक, जिनमें भारत का अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी है, वो प्रोएक्टिवली इस तरह के प्रयासों को रोकने के लिए उनके यहाँ पूरी टीम काम कर रही क्योंकि है। सिर्फ अमूमन ये धारणा बन गई है कि अगर किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है, बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, तो आप पैसों को भूल जाओ, वापस नहीं आएंगे। नहीं, इस ऐसा धारणा को तोड़ना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। उसी धारणा को तोड़ने के लिए, भगवान ना करे कभी भी ऐसा किसी भी साथी के साथ में हो, किसी भी हमारे देश के नागरिक के साथ में हो, लेकिन अगर हो जाता है, वो चोट पहुंच जाती है, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर पोर्टल जो शुरू किया गया है, बहुत ही सिंपल नंबर है, पूरे देश के अंदर वो नंबर कॉमन है, 1930। मैं अगर आपके लिए एक दफ़े पुनः रिपीट कर देता हूँ, साधारण भाषा में इसे 1930 के नाम से 1930 पे कॉल किया जा सकता है। 1930 पे आप कॉल करें, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको दूं कि इस नंबर के साथ में जो टीमें जुड़ी हुई हैं 24/7 काम करती हैं, और ना केवल वित्तीय मंत्रालय या वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं, सारे बैंक इसके साथ जुड़े हुए हैं। बैंकों के साथ में जो लोकल पुलिस के साइबर टीम है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जितनी जल्दी आप सूचना देंगे उतनी जल्दी, जिस तरीके से हार्ट अटैक के केस में गोल्डन हार्स होते हैं, उसी तरीके से साइबर फ्रॉड के केस में सबसे पहला काम आप ये करिए, 24/7 करते हैं, 1930 पे वो सूचना जितनी जल्दी आप पहुंचाएंगे, क्योंकि पैसा जो आपसे फ्रॉड हुआ है, आप जिस ठगी के शिकार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बैंक के खाते में है, और क्योंकि इसके साथ सारे बैंक जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि समय पे दी गई सूचना हमारे पैसे को फ्रॉडस्टर के हाथ में जाने से पहले ही रोक दे। और वो प्रयास जो है वो बहुत बड़ा है। अगर किसी वजह से 1930 नहीं मिल पाता है, वैसे तो बहुत सारी लाइनें इसके लिए कार्यरत हैं, तो साइबर क्राइम पोर्टल पे एक पोर्टल बना हुआ है होम मिनिस्ट्री का, वहाँ पे जाकर के वो इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये उद्देश्य भारत सरकार ने, ये पोर्टल जो भारत सरकार ने शुरू किया है, ये हमारे आम जनता की जो मेहनत की कमाई है उसको रोकने में काफ़ी कारगर। यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा विकास जी, ऐसा नहीं है कि केवल ये पोर्टल ही है, बल्कि सारे बैंकों ने, लगभग सभी बैंकों ने प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के नाम से टीम बनाई है, जिसको भारतीय स्टेट बैंक में भी है, जो 24/7 इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करती रहती है। और अगर कहीं भी उनको लगता है कि किसी खाते के अंदर ये ट्रांजैक्शन जो है थोड़ा सा संदेह के घेरे में है, तो आपको संबंधित बैंक की टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपने किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो आप इमीडिएटली इस चीज़ को सेव कर सकते हैं। और इस तरीके के प्रयास जो हैं वो बहुत सफलता ला रहे हैं। लेकिन एक दुष्चक्र ये भी है कि जब बैंक के साथ ही कॉल करते हैं तो आम जनमानस को ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये व्यक्ति भी कहीं वाकई में सही है या वाकई सही है या गलत है। तो आजकल तो बैंक कर्मी खुद ही बुलाने लग गए हैं कि आप संबंधित अपनी जो भी बैंक है वहां पे जाइए और संपर्क कीजिए।
क्योंकि आजकल इतना सुनते हैं, इतने कॉल आते हैं, अनवांटेड कॉल आते हैं कि आपके अकाउंट में ये हो गया वो हो गया। तो वाकई में एक आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ओरिजिनल वाकई में बैंक से कॉल आया है तो हम यही समझते हैं कि कहीं ये फ्रॉड कॉल तो नहीं है। हालांकि बैंक कर्मी पूरी कोशिश करते हैं हमें जागरूक करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये भी देखने को मिला है कि साइबर फ्रॉड के शिकार जो है वो बैंक कर्मी खुद भी हो रहे हैं। क्या टारगेट में अब वो भी आ रहे हैं? देखिए विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे बैंकर साथी जो हैं वो इसके शिकार हुए हैं, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह होता है या जिनकी टीम होती है, वो कभी ये देख कर के कॉल नहीं करती कि ये व्यक्ति बैंकर है या ये व्यक्ति ब्यूरोक्रेट है या ये व्यक्ति नेता है या ये व्यक्ति किसी और से। कई ऐसे अपराध हुए हैं जहां पर हमारे साइबर जो एक्सपर्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं, उनको भी कॉल प्राप्त हुए। और आपने सही कहा, बैंकर साथी एक मतलब एक लाइव उदाहरण है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ पे हमारी एक बैंकर साथी को जो है इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया। और डिजिटल अरेस्ट करके वो इस तरीके से, डिजिटल अरेस्ट में आपको संक्षेप में बता दूं हमारे दर्शकों के लिए कि डिजिटल अरेस्ट में आपको कुछ फर्जी सीबीआई और ईडी के अधिकारी बनके या बैंक अधिकारी बनकर के आपको कॉल किया जाता है। आपको कानून का भय दिखाया जाता है। कानून का भय दिखा करके आपसे उस कानून की कार्रवाई से बचने के लिए एक डर पैदा करके आपकी जानकारी को चुराया, न केवल चुराया जाता है बल्कि आपको इस तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है कि आप खुद वो जानकारी उनको देते हैं, और ना केवल देते हैं बल्कि उनको आगे होकर के वो पैसा बताते हैं। जो हमारी महिला साथी थी, उनके केस के अंदर तो है, उनकी जो कमाई थी, उनका जो सेविंग की हुई एफडी थी, उस एफडी के अगेंस्ट में लोन लेकर कर भी उन्होंने उनको पैसा भेजा। तो इस तरह का दुष्चक्र बैंकर्स के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर रहता है कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से हमारे साथी हैं, या जो हमारी महिला साथी हैं, या जो हमारी नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति के साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट रहता है। लेकिन ये टारगेट कोई भी हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से और बहुत सारे अधिकारियों के नाम से इस तरह के वायरल होते रहते हैं। पर आप निश्चित मानिए दोस्तों कि ये चीज़ जो है, हमारी अगर थोड़ी सी जागरूकता होगी विकास जी, तो हम ना केवल इसका जो दुधारू तलवार है ये एक तरह से, उसके जो नुकसान होने वाले क्षेत्र हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सर, आजकल कई ऐसे मार्केट में ऐप भी चल रहे हैं जो बैंकिंग को सिक्योर रखते हैं, उनको हम मोबाइल में यूज भी करते हैं। क्या वो उतने सिक्योर हैं? जितने भी बड़े बैंक हैं, और क्योंकि सारे बैंक दावा खूब करते हैं कि बिल्कुल सिक्योर है, किसी प्रकार की कोई मतलब आपको किसी प्रकार की कोई वित्तीय हानि नहीं होती, देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहली सुरक्षा जो है वो अपने से शुरू होती है। सारे दावे और सारे सर्वर जो हैं वो निश्चित रूप से बहुत सुरक्षित हैं। उनके अंदर सुरक्षा की हर दीवार को बनाया गया है। अगर, क्योंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ अभी, तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है केवल हितों की सुरक्षा के लिए, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, और बहुत जागरूकता के प्रयास भी किए जाते हैं। केवल एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो शुरुआत होती है मोबाइल के साथ दोस्ती की, वो शुरुआत होती है स्कूल लेवल पे, 9th और 10th क्लास में। अभी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक और सारे बड़े बड़े बैंकों ने स्कूलों के अंदर पहुंच करके भी उन हमारे विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया है। तो तंत्र जो है वो मजबूत है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उस तंत्र में जो सेंध लगती है वो कहीं ना कहीं हमारी जानकारी के अभाव में वो सेंध लगती है। तो वो जानकारी जो है हम अपडेट रखें, और हम कभी भी किसी इस तरीके के ऐप को डाउनलोड ना करें, और हमारी जितनी भी जानकारी है वो सोशल मीडिया पे उतनी ही साझा करें। कई दफ़े होता है सोशल मीडिया पे लाइक्स के लालच में, फ्रेंडशिप के लालच में हम अननोन लोगों के भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना जाने किस बेस में भगवान मिल जाए। तो उसको मैं थोड़ा रूपांतरित करके बताता हूँ कि ना जाने किस बेस में फ्रॉडस्टर मिल जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इन चीज़ों को धीरे धीरे कम किया जाए। और अभी जो चक्षु पोर्टल आया है, इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई नंबर से, किसी व्हाट्सएप से आपके पास में सूचना मांगी जा रही है, और अगर आपको डाउट होता है कि वो नंबर जो है फ्रॉडस्टर से कहीं ना कहीं लिंक है, तो वो आप इंफॉर्मेशन उनको पोर्टल पे डाल दें। चक्षु पोर्टल के नाम से है ये। कोई भी नंबर जैसे आते हैं अनवांटेड कॉल होते हैं, उनको भी डाल सकते हैं, भले आप उसके शिकार हुए हों या नहीं हुए हों, लेकिन वो आप डाल दें तो वहाँ पे वो पूरा मंत्रालय जो है, सूचना मंत्रालय, वो उस चीज़ की जांच करता है। और जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये नंबर जो है
संदिग्ध है तो उन नंबर को ब्लॉक करने की कार्रवाई भी की जाती है। जी, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अभी कि स्कूल और कॉलेजों में जाकर, जैसे तो हर बुधवार को साइबर जागरूकता सप्ताह पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों तक ही सीमित है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल कॉलेजों में एक सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट में कुछ एक इनकी जानकारी जोड़ दें? बहुत सही बात साइबर कही है। जागरूकता को बिल्कुल लेकर? बिल्कुल, आपने बहुत सही किया, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जो है साइबर स्पेस से, साइबर वर्ल्ड से दूर तो नहीं रह सकते। अगर हमें विकास का एक नए आयाम को छूना है, नई अर्थव्यवस्था को हमें आगे रखना है, तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें जागरूक करना पड़ेगा। सर, प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए। आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे साइबर जागरूकता के लिए, या इस तरीके से फ्रॉड से कैसे बचें? विकास जी, मेरा सभी दर्शकों से एक ही अनुरोध है कि आप विकास पथ के ऊपर आगे बढ़ें, साइबर स्पेस के जो फ़ायदे हैं उनका उपयोग करें, लेकिन थोड़ी सी अपनी जागरूकता को बढ़ाए रखें। हम और सारे बैंक और सारा तंत्र जो है वो यही चाहता है कि आप कभी भी इसके शिकार ना हो। हाँ, लेकिन कभी शिकार हो जाएं तो देरी ना करें। जो 1930 जो पोर्टल है उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके आप सूचना को पहुंचाएं। और हाँ, एक चीज़ और है, आज आपकी और हमारी बातचीत को जितने दर्शक देख रहे हैं वो केवल अपने तक ना रखें जी। उसको, बातचीत को और आगे 5 जनों के अंदर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम एक व्यक्ति का अगर सर्किल जो है 5 जनों का माने तो 5 से मल्टीप्लाई करती हुई वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ती हैं जी। और निश्चित रूप से जो है आज की तारीख के अंदर नॉलेज इज़ दी पावर जी। नॉलेज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मुझे विश्वास है विकास जी कि आज आपकी और मेरी चर्चा जो है जी हमारे कई साथियों को बिल्कुल हम उम्मीद यही करते हैं, और हम आपसे भी उम्मीद यही करते हैं कि आज का जो ये दौर है वो डिजिटल क्रांति का दौर है। इसमें खुद के साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करने की सख्त जरूरत है। और जैसा कि सर ने बताया कि चक्षु पोर्टल पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ में होता है तो इसके लिए अपने दिलो दिमाग और चक्षु को खोल कर रखें, ताकि इन तरह की चीज़ों के प्रति हम खुद भी जागरूक रह सके और दूसरों को भी जागरूक कर सके। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में इतने गंभीर विषय पर आपने जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपका भी और दूरदर्शन का भी, कि उन्होंने एक ऐसे समसामयिक विषय के ऊपर मुझे एक मौका दिया। और निश्चित रूप से इस मौके के ऊपर हम हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि केवल सावधानी रखिए, और सावधानी ही सुरक्षा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, सावधानी ही सुरक्षा है। आप सावधान रहे, जागरूक रहे। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।